बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? जी, स्क्रीन आवाज़। तो लास्ट टाइम वी कवर्ड चैप्टर नंबर 14, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिटेल से देखा। हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट को डिटेल से देखा। हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको बगौर देखा। एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। हम लोगों ने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रॉपर्ली समझा। मुझे बताइए, चैप्टर नंबर 14 क्लियर है? चैप्टर नंबर 14 से कोई सवाल तो नहीं? मैंने सैटरडे की क्लास भी आपकी ऑफ कर दी थी ताकि आप रिवाइज कर सकें। जो फ्राइडे को एक फिजिकल क्लास हो गई थी और दूसरी और इसको अपलोड की क्लास करवा दी थी। तो चीज़ें क्लियर है 14 की? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक आसान लग रहा है? मुश्किल तरीके से तो नहीं पढ़ाया? बच्चे काफ़ी इस एरिया में फंसते हैं, बट आई होप कि जिस तरीके से आपकी कवरेज हुई है नेगोशिएबल की, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। छोटी छोटी एग्जांपल्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर। ले जी। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स करते हुए हम लोगों ने जब सीजन 1 किया था तो हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट देखा था। सीजन 2 में हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा था। और सीजन 3 मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर 15 से उधार ले रहा हूँ, चेक। तो आज हम लोगों ने चेक वाली बातों को करना है, आज और कल। जब हम चैप्टर 15 में जाते हैं तो चैप्टर 15 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर 15 में जो एरियाज हैं वो 3 एरियाज हैं। चेक के 3 एरियाज किताब में डिस्कस किए हैं। पहले तो इसके फीचर्स, जिसके अंदर इसके डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली है। हम लोगों ने इसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर ली थी जब हम लोग नेगोशिएबल कवर कर रहे थे। और इसके साथ इसका डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था उस टाइम के ऊपर। किताब में जो दूसरी डिस्कशन है वो क्रॉसिंग से रिलेटेड है, क्रॉसिंग ऑफ चेक। इसमें क्या है कि एक डिस्कशन आती है, कॉन्सेप्ट आता है ओवर द काउंटर वर्सेस क्रॉसिंग, और फिर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। और आपको बताता चलूं कि ये एरिया आईकैब का बहुत पसंदीदा एरिया है। एक ये एरिया, एक ये एरिया। फिर एक तीसरी डिस्कशन किताब करती है इस चैप्टर के अंदर पेमेंट्स के ऊपर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। फीचर्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वी हैव कवर्ड इट। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉसिंग के ऊपर, क्रॉसिंग ऑफ चेक।
और कल हम लोग इंशाल्लाह ताला पेमेंट के ऊपर बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर बारी आएगी इसके पास्ट पेपर्स की, तो वो भी हम लोग देख रहे होंगे। मजे का चैप्टर है। अब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको आजकल नजर इतने नहीं आते, मगर चेक्स के साथ आपका हर वक्त वास्ता पड़ना है। जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे तब भी, जब आप जॉब करेंगे तब भी, और आप लोग घर में भी पेरेंट्स के पास वो चेक बुक्स हैं, इवन अगर आपका अपना बैंक अकाउंट है और आप उसकी चेक बुक को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि चेक्स क्या हैं, इसकी क्रॉसिंग कैसे होती है, पेमेंट कैसे होती है। तो आज हम क्रॉसिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक बात क्लियर है? चैप्टर नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर 15 का ब्रेकअप समझ आ गया। शुरू करते हैं इसका। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको जरूरत है तो। चलिए आगे चलते हैं। जी, शुरू करते हैं। किताब ने एक प्रोसेस जो कि किताब को प्रॉपरली बताना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था, किताब ने उसको नहीं किया। मगर हम वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए, आपको जार्गन समझ आ जाए, और फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के अंदर जंप इन करेंगे। कॉन्सेप्ट है ओवर द काउंटर वर्सेस क्लियरिंग। ओवर द काउंटर वर्सेस क्लियरिंग, ये आपके लिए एक डायग्राम ऑटोमेटिकली बनी हुई है ताकि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें रादर देन कि उसको बनाते रहें। तो कॉन्सेप्ट है ओवर द काउंटर वर्सेस क्लियरिंग। अब होता क्या है, एक हमारे पास ड्रॉर है, ड्रॉर ए। आपको पता है कि ड्रॉर कौन होता है? वो शख्स जो कि चेक बनाता है। हमने यही पढ़ा था ना कि चेक के अंदर जो थ्री पार्टीज होती हैं, एक आपका ड्रॉर है जो चेक बना रहा है, एक पेई है जिसके लिए चेक बन रहा है, और एक ड्रॉई है। और ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉर का बैंक। तो ड्रॉर ए ने चेक साइन कर दिया, ड्रॉर ए ने चेक बना दिया। चेक बना बी के नाम, चेक बना बी के नाम। ड्रॉर ए ने बी के लिए चेक बनाया, और चेक बनाया उसने एमसीबी का। एमसीबी का चेक बना दिया उसने। क्या मतलब? एमसीबी का क्यों बनाया? क्योंकि ड्रॉर के पास चेकबुक किसकी होगी? एमसीबी की। और हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रॉई है, यानी कि जो ड्रॉर का बैंक है, वो कौन है? एमसीबी। वो कौन है? एमसीबी। आपको ये लाइटर नजर आ रहा है? मैं लिख कम रहा हूँ, समझा ज्यादा रहा हूँ। तो लाइटर, ये जो पॉइंटर कहते हैं, जो लेजर होता है, ये आप क्लियरली विजिबल है स्क्रीन के ऊपर? ठीक है। तो ड्रॉर ने चेक बनाया, चेक बनाएगा जिसमें उसका अपना अकाउंट है, यानी कि अपने ड्रॉई को हुक्म दे रहा है ना। तो ड्रॉई कौन है? एमसीबी। एमसीबी उसका ड्रॉई, और उसने एमसीबी का चेक बना के बी को दे दिया, यानी कि पेई को दे दिया। बी के पास यहां से दो ऑप्शंस हैं। बी के पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो वो ड्रॉई के पास जाके उस चेक को इन कैश करा ले, या तो वो फिजिकली बैंक में जाए और बैंक में जाके वो चेक कैश करवा ले।
दूसरी ऑप्शन इसके पास होती है कि वो अपने बैंक में ये चेक डिपॉजिट करा ले। एक ऑप्शन क्या है कि वो एमसीबी में जाए, एमसीबी की किसी भी ब्रांच में जाए और वहां पे जाके चेक प्रेजेंट करे और वो लोग उसको चेक कैश करके पैसे दे देंगे। इसे कहते हैं एनकैशमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने बैंक जाए जहां पे उसका अपना अकाउंट मेंटेन हुआ है और वहां पे जाके एमसीबी वाला चेक डिपॉजिट करवा दे। यानी कि अपने बैंक से कहे कि ये चेक मेरे अकाउंट में डाल दो, मुझे पैसे कैश में नहीं चाहिए, मुझे पैसे अकाउंट में चाहिए। तो पेई के पास दो ऑप्शंस होती हैं, एनकैशमेंट की और डिपॉजिट की। ये जो एनकैशमेंट है इसका दूसरा नाम है ओवर द काउंटर। ये जो एनकैशमेंट है इसका दूसरा नाम होता है दैट इज ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर को क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चल के बैंक जाते हैं, बैंक में जाने के बाद आप काउंटर पे खड़े होते हैं, कैशियर काउंटर के उस तरफ है, आप इस तरफ है, आपके बीच में एक दीवार है, दीवार में खिड़की लगी हुई है, तो उस खिड़की के अंदर से आप चेक देते हैं और वो आपको उसी खिड़की से पैसे भी निकाल कर दे देता है। दिस इज ओवर द काउंटर, कि आप उसके काउंटर पे खड़े हुए हैं। तो एक मेथड एनकैशमेंट या ओवर द काउंटर और दूसरा मेथड कौन सा? डिपॉजिट का। कि यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, एनकैशमेंट तो आसान है। आपने चेक दिया, उसने अपने रिकॉर्ड्स में देखा, कैशियर ने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया कि एक अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं। पैसे थे तो उसने चेक के ऊपर अपना ब्लू पेन और रेड पेन के साथ साइन किए, स्टैंप लगाई और पैसे दे दिए और बीच चला गया। दिस इज एनकैशमेंट। दिस इज एनकैशमेंट। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट के अंदर आप अपने बैंक में जाते हैं, ये 20 बैंक, कलेक्टिंग बैंक, लेट सपोज उसका बैंक है एचबीएल का। लेट सपोज ये बैंक कौन सा है? एचबीएल का। आप अपने एचबीएल को कहते हैं कि यार ये एमसीबी का बैंक है, और सॉरी एमसीबी का चेक है और ये चेक मैंने डिपॉजिट करवाना है। अब एचबीएल के पास तो एमसीबी के अकाउंट होल्डर्स का डाटा नहीं है, एचबीएल के पास तो अपने अकाउंट्स का डाटा है। एमसीबी के जो अकाउंट होल्डर्स है उनका डाटा एचबीएल के पास तो नहीं होता। तो एचबीएल क्या करेगा, यानी कि आपका बैंक क्या करेगा, आपसे पैसे, आपको पैसे देने की बजाय आपसे वो चेक ले लेगा और वो चेक आगे क्लियरिंग के लिए भेज देगा एमसीबी को। इसे कहते हैं क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट। उन्होंने आपसे चेक पकड़ा और चेक पकड़ने के बाद दूसरे बैंक में क्लियरिंग के लिए भेज दिया। क्लियरिंग क्या है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कह रहा है कि यार तुम्हारे अकाउंट होल्डर का चेक मेरे पास आया है, मुझे कंफर्म करके बताओ क्या उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं, और तुमने उस अकाउंट के इफ्स इतने पैसे हमें ट्रांसफर करने हैं, तो मैं रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए ये पेएबल है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग। क्लियरिंग के अंदर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब एक बैंक दूसरे बैंक को चेक फॉरवर्ड करता है, डिटेल्स फॉरवर्ड करता है कि यार आपके बैंक का अकाउंट होल्डर का चेक हमारे पास आया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसको डिपॉजिट करना है, तो काइंडली कंफर्म करके बताएं कि क्या इसके अकाउंट में कम से कम उतने पैसे हैं या नहीं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर इट टेक्स 2 to 3 वर्किंग डेज। तो ये कहलाता है क्लियरिंग। क्या कहलाता है? क्लियरिंग। एक बैंक रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेगा, दूसरा बैंक पेएबल रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कि बी के लिए कि जो एचबीएल है उसके लिए रिसीवेबल है और एमसीबी के लिए क्या है? पेएबल। उन्होंने एचबीएल को पे करना और एचबीएल के पास ये राइट है कि वो एमसीबी से उस चेक के इफ्स पैसे ले। जब ये चेक ओके हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो
पेई के अकाउंट के अंदर उतने पैसे ऐड हो जाते हैं, उतने पैसे ऐड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट किताब ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो करना चाहिए था। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लास किताब ने नहीं बताया, मगर जगह जगह पे आपको अल्फाज नजर आएंगे एनकैशमेंट के, ओवर द काउंटर के, डिपॉजिट के, क्लियरिंग के। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मुझे बताइए कि पूरा मैप समझ आया? ठीक है। अब इसमें जो डिस्कशन वाली बात हो सकती है वो ये कि अगर बी का अकाउंट भी एमसीबी में हो तब क्या होगा। यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया ना कि बी का अकाउंट एमसीबी में नहीं है, बी का अकाउंट एचपीएल में है, तो क्लियरिंग के अंदर 2 से 3 दिन लग रहे हैं। अगर बी का भी अकाउंट एमसीबी में हो और वो चेक कैश ना करवाना चाह रहा हो, वो चेक डिपॉजिट करवाना चाह रहा हो, तो भी इसको कम से कम 1 दिन लग जाता है, या मैक्सिमम 1 दिन लग जाता है चीजों को क्लियर होने में, अगर अमाउंट ज्यादा है तो। ठीक हो गया। तो क्लियरिंग 2 से 3 दिन लेती है अगर दो डिफरेंट बैंक हो, और अगर सेम बैंक हो तो कभी कभी अगर उनका सिस्टम अच्छा चल रहा हो तो उससे वक्त कर देते हैं, मगर मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर वो चेक आपका क्लियर हो जाता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो कि आपको बताना था। ठीक, ये बात हमें समझ आई। इसका स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में शेयर कर दें काइंडली। जी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज, और मुझे बता दें। ओके। अब आज की मेन डिस्कशन, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, 4 तरह से हम चेक को क्रॉस कर सकते हैं। 4 तरह से हम चेक को क्रॉस कर सकते हैं। एक होती है जनरल क्रॉसिंग, एक होती है आपकी जनरल क्रॉसिंग, एक है स्पेशल क्रॉसिंग, एक है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और चौथी है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो पहली चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि चेक को 4 डिफरेंट तरीकों से क्रॉस किया जा सकता है। नंबर 1 जनरल क्रॉसिंग, नंबर 2 स्पेशल क्रॉसिंग, नंबर 3 रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और नंबर 4 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो अगर आपसे आईके भी सवाल पूछता है 2 मार्क्स के लिए कि बताइए कितने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग होती है, तो आपने सिर्फ उसके नाम लिखने हैं और ये नाम आपको आने चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होती है और इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि क्रॉसिंग होती क्या है असल में। क्रॉसिंग क्या है? A check is said to be crossed when it bears, जब उस पर लगाई जाती है दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस यानी कि आप चेक के कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये चेक है, तो ये देखें इसके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये दो ट्रांसवर्स लाइन लगी हुई है, पैरेलल लाइन जो एक दूसरे के सामने है। एक दूसरे के सामने ये जो ट्रांसवर्स लाइन लगी है, दिस इज जनरल क्रॉसिंग या दिस इज क्रॉसिंग। इस तरीके से हम चेक को
क्रॉस करते हैं ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये दो लाइंस लगी हुई चेक के कॉर्नर पे। तो अगर हम ये दो लाइंस लगा दें, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस लगा दें on the left hand top corner of the check, this is called crossing. This is called crossing. ये क्रॉसिंग क्यों की जाती है? ये क्रॉसिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपने बैंक को कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं अभी देखते हैं। हम अपने बैंक को कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो ये डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। हर टाइप एक अपनी डायरेक्शंस दे रही है। तो अ चेक इज सेड टू बी क्रॉस जब आप उसके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये चार तरह की क्रॉसिंग्स होती हैं, तो वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना है, आई कैप को ये एरिया बहुत पसंद है और आई कैप इसमें से मेजॉरिटी सवाल बच्चों से ऑलरेडी पूछे भी हुए हैं। जी, पहली टाइप है जनरल क्रॉसिंग। पहली टाइप है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग के अंदर आप दो लाइंस लगाते हैं और उन लाइंस के अंदर आप लिख देते हैं वर्ड एंड कंपनी। वर्ड लिख देते हैं कौन सा? एंड कंपनी, या कोई भी एब्रीवेशन इन दो लाइंस के बीच में, ये कहलाती है जनरल क्रॉसिंग। नॉर्मली वर्ड लिखा जाता है एंड कंपनी। नॉर्मली वर्ड क्या लिखा जाता है? एंड कंपनी। और कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पे दो लाइंस के बीच में। ये जनरल क्रॉसिंग से हम क्या बताना चाह रहे हैं? जनरल क्रॉसिंग से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये चेक अब कैश नहीं होगा। ये चेक अब कैश नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट होगा। दिस चेक will not be encashed, it shall only be deposited. No encashment, only deposit. अभी हम देख कर आए हैं ना कि पे के पास दो ऑप्शंस थी, या तो वो चेक को कैश करवा सकता था या वो अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता था। तो जनरल क्रॉसिंग से हमने अपने बैंक को ये बता दिया कि भाई ये आप पैसे नहीं देंगे, उस बंदे के अकाउंट में सिर्फ ये ट्रांसफर होगा। तो आपने हुक्म दे दिया बैंक को। आपने क्या किया? आपने बैंक को हुक्म दे दिया। ये इस तरीके से होता है जनरल क्रॉसिंग। इसे कहते हैं सादा क्रॉसिंग, कि आप एक चेक के ऊपर दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस लगा दें और बीच में लिख दें एंड कंपनी। इसका मतलब क्या है कि ओनली टू बी डिपॉजिटेड इन द कलेक्टिंग बैंक, और ये इन कैश नहीं होगा। दिस इज जनरल क्रॉसिंग। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्रॉसिंग से मैं ये एनकैशमेंट वाला फीचर छीन रहा हूं। इन जनरल क्रॉसिंग देयर इज नो एनकैशमेंट। मैंने ये फीचर उससे छीन लिया। मैंने ये फीचर उससे छीन लिया। और जनरल क्रॉसिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? डिपॉजिट। यानी कि आपने बैंक को ही हुक्म दे दिया कि भाई ये कैश नहीं होगा, सिर्फ अकाउंट में जाएगा। ठीक।
ये कैश नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में जाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। अब अगर पेई के पास दो अकाउंट है फर्ज करें, एक उसका अकाउंट एचपीएल में है, एक उसका अकाउंट एबीएल में है, तो चूंकि यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन नहीं है, खास बैंक का नाम मेंशन नहीं है, तो ये किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है। जनरल क्रॉसिंग के अंदर हम बैंक का नाम नहीं बताते, हम सिर्फ ये बता देते हैं कि ये कैश नहीं करना, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिपॉजिट करना है अकाउंट में। बैंक कोई भी हो सकता है, बैंक को स्पेसिफाई हमने नहीं किया। बात समझ आई? जनरल क्रॉसिंग क्लियर हुई? इसको कहते हैं सादा वाली क्रॉसिंग। आपने क्या किया, दो ट्रांसफर्स लाइन लगाई, बीच में लिख दिया एंड कंपनी या कोई और एब्रिविएशन। अगर आपने खाली लाइनें भी लगा दी हैं, इसका मतलब ये है कि आपने चेक को जनरल क्रॉस कर दिया है। और अब पे इसको कैश नहीं करवा सकता, सिर्फ डिपॉजिट करवाएगा और अपने किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है। बैंक को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, बैंक को रिस्ट्रिक्ट हमने नहीं किया। क्या ये जनरल क्रॉसिंग सबको क्लियर है? जी, क्या जनरल क्रॉसिंग सबको क्लियर है? हमने याद रखिएगा, इसमें बैंक को स्पेसिफाई नहीं किया, बैंक को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ठीक, दूसरी मिसाल इसी से ड्रॉ होती है कि व्हाट इफ मैं बैंक भी बता दूं, व्हाट इफ मैं बैंक भी बता दूं, यानी कि पेई जब ड्रॉ चेक बना रहा है तो पेई कहे कि यार मुझे ये एचबीएल में नहीं चाहिए, मुझे ये अलाइड बैंक का बना दे, एबीएल का बना दे। अब वो जो दो ट्रांसफर्स लाइन लगी थी उनके बीच में एबीएल लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चेक एबीएल के अलावा किसी और बैंक में नहीं जा सकता डिपॉजिट होने के लिए। ये एबीएल के अलावा किसी और बैंक में डिपॉजिट होने के लिए नहीं जा सकता। द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग इज कि जनरल के अंदर हमने बैंक स्पेसिफाई नहीं किया था और स्पेशल के अंदर हम लोगों ने बैंक भी स्पेसिफाई कर दिया है। ओनली टू बी कलेक्टेड बाय द बैंक हुज नेम इज गिवन, जिसका नाम दे दिया गया है। अब अगर यहाँ पे एबीएल लिखा है और मैं चेक एचबीएल ले जाऊं तो एचबीएल वाले इसको कबूल नहीं करेंगे, एचबीएल वाले इसको कबूल नहीं करेंगे। वो कहेंगे जनाब इसमें एबीएल लिखा हुआ है तो ये एबीएल की ही किसी ब्रांच में डिपॉजिट होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज स्पेशल क्रॉसिंग। किताब से देखते हैं किताब क्या कहना कहती है। किताब हमें ये कह रही है कि स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर आप फेस ऑफ चेक के ऊपर, यानी कि चेक के ऊपर बैंक का नाम लिख देते हैं, बैंक का नाम लिख देते हैं, और जो ड्रॉई है shall not paid otherwise than to a banker to whom it is crossed, या उसका एजेंट, यानी कि कोई और उसकी ब्रांच कर सकती है, मगर उसके लिए वो ही स्पेसिफिक बैंक होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा बैंक ना हो। पैरेलल लाइंस अगर आप नहीं भी लगाते और सिर्फ आप बैंक का नाम लिख देते हैं कॉर्नर के ऊपर तो भी काबिल कबूल है। अगर आपने खाली पैरेलल लाइंस लगा दी इसका मतलब है कि ये जनरल क्रॉसिंग है। और अगर आपने पैरेलल लाइंस नहीं लगाई मगर नाम लिख दिया है बैंक का तो अब ये स्पेशल क्रॉसिंग बन गई है। क्या ये दोनों बातें समझ आई? ये जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग क्लियर है? एक दफा रिवाइज कर लें। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वी हैव 3 मिनट्स। इसको दोबारा से पढ़ें, कॉन्सेप्ट बनाएं और मुझसे पूछें कोई सवाल।
जी, दोनों बातें समझ आई? अगर दोनों बातें समझ आ गई हैं तो फिर हम तीसरी बात करें, क्योंकि तीसरी बात लिंक कर रही है पहली दो से। ओके, तीसरी को जरा अंडरस्टैंड करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि एक हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने देखा जेंडर क्रॉसिंग। अब जेंडर क्रॉसिंग के अंदर क्या है कि आपने इस चेक के ऊपर यहाँ पे दो लाइंस लगाई और यहाँ पे लिख दिया एंड कंपनी। यहाँ पे क्या लिख दिया? एंड कंपनी या कोई और एनी अदर एप्लीकेशन। अगर आप कुछ ना भी लिखें और सिर्फ ये दो लाइनें ही लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये चेक आपने क्रॉस कर दिया है। और जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि ये कैश नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ये बात हमें समझ आई? फिर इसका एक एडवांस वर्जन हम लोगों ने ये देखा कि अगर मैं इन दो लाइंस के बीच में स्पेसिफाई कर दूं बैंक का नाम, स्पेसिफाई कर दूं बैंक का नाम, तो ये जनरल क्रॉसिंग से बदल के क्या हो जाएगा? स्पेशल क्रॉसिंग। अगर मैं बैंक का नाम डाल दूं तो ये स्पेशल बन जाएगा जनरल से, स्पेशल बन जाएगा जनरल से। तीसरी किस्म भी यहीं से हम निकालते हैं। अच्छा, याद रखिएगा स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर अगर आप ये दो लाइंस नहीं भी लगा रहे तो मसला नहीं। अगर आपने चेक के ऊपर सिर्फ बैंक को लिख भी दिया है तब भी ये स्पेशल क्रॉसिंग माना जाएगा। उसके अंदर ये दो लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने लगाई हुई है तो अच्छी बात है। जो तीसरी किस्म है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। मिस्टर ओ, मिस्टर ओ डब्ल्यू, मिस्टर ओ डब्ल्यू को चेक मिला, इसके ऊपर जनरल क्रॉसिंग हुई है। मिस्टर ओ डब्ल्यू से ये चेक गुम हो गया और उसी टाइम मिस्टर ए बी ने जाके इस चेक को कैश करा दिया। ओ डब्ल्यू को चेक मिला, उसका चेक गुम हो गया, ए बी ने जाके उसको अपने नाम पे डिपॉजिट करा लिया। क्या गलती हुई इस चेक के अंदर? आपको याद होगा होल्डर ये काम कर सकता है, याद है ना? जो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस याद है? नेगोशिएबल में जब हम लोगों ने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स देखा था तो वहां पे यही बात थी ना कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर चोरी हो जाए तो दूसरा उसको कैश करवा सकता है। तो अगर ओडब्ल्यू से चेक चोरी हो जाए और एबी को मिल जाए तो वो जाके अपने आप को होल्डर इन ड्यू कोर्स साबित करके चेक को कैश करवा लेगा या चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा, ये कहेगा कि भाई मैं तो होल्डर हूँ। तो यहाँ पे एक तीसरी तरह की क्रॉसिंग आती है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है कि आप इन दो लाइंस के अंदर लिख देते हैं अकाउंट पे, या आप लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली, या क्या लिख देते हैं? अकाउंट पे, या लिख देते हैं अकाउंट पे ओनली। यानी कि इस चेक के ऊपर, इस चेक के ऊपर ये जो लिखा होता है ना पे, यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा
सिर्फ उसी के अकाउंट में पे हो सकता है। अगर चेक गुम भी जाए और अगर ये लिखा हो अकाउंट पे ओनली, तो हम उस चेक को ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि हम बैंक को ये हदायत कर रहे हैं कि सिर्फ उसी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है जिसका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके अलावा आपने किसी और को डिपॉजिट नहीं करके देना। दिस इज रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस। ये एक एडवांस फॉर्म है जनरल क्रॉसिंग की। अगर आप गौर करें तो जनरल से ही हमने स्पेशल निकाला था और जनरल से ही हमने रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी निकाला है। स्पेशल में क्या था कि हमने बैंक का नाम बता दिया था। रिस्ट्रिक्टिव में क्या है कि हमने ये लिख दिया कि अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली, जिसके नाम पे चेक बना है सिर्फ उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो ब्लू से बना हुआ है, दिस इज रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। इसमें क्या है कि ये देखिए, अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली लिखना है आपने। दो लाइंस के अंदर नीचे अमाउंट आ रही होगी और यहाँ पे एक लाइन लगी होगी। इस लाइन के अंदर अगर लिखा हुआ है शेख उसामा वहीद, तो ये सिर्फ शेख उसामा वहीद के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा और किसी के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक को ऑर्डर क्या पास कर दिया है कि तुमने इसको डिपॉजिट करना है सिर्फ पेई के अकाउंट में। ये जो पेई लिखा हुआ है, ये जो पे है, उसके अकाउंट में ही जाना चाहिए, किसी और के अकाउंट में ये नहीं जाएगा। तो ये हम अपने चेक को ज्यादा सिक्योर बना देते हैं चोरी से। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। किताब से देख लें, किताब हमें क्या बताना चाह रही है जी। किताब कहती है कि अगर आप जनरल क्रॉसिंग करके बीच में वर्ड लिख दें एंड कंपनी की बजाय अकाउंट पे या अकाउंट पे ओनली, तो ये अमाउंट उसी के ही नाम पे डिपॉजिट होगी, उसी के अकाउंट में। कोई और बंदा इसको अपने नाम पे डिपॉजिट नहीं करवा सकता अपने बैंक में। द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे। और अगर आप रिस्ट्रिक्टिव के साथ बैंक का नाम भी स्पेसिफाई कर दें तो ये भी पॉसिबल है। तो फिर उसी बंदे का नाम और उसी के बताए हुए बैंक अकाउंट के अलावा किसी और में ये डिपॉजिट नहीं हो सकती। तो मेन चीज क्या थी? जनरल क्रॉसिंग, जिसके अंदर हमने बैंक को कहा था कि भाई ये कैश नहीं करना, ये डिपॉजिट करना है। जनरल क्रॉसिंग से निकला स्पेशल क्रॉसिंग, जिसके अंदर हमने बैंक बता दिया। स्पेशल के अंदर अगर आप दो लाइंस नहीं भी डाल रहे तो कोई मसला नहीं है। और फिर एक आती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, जिसके अंदर हमने बता दिया कि ये पेई के अकाउंट में ही जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता। और अगर आप रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के साथ बैंक का नाम भी मेंशन कर दें, यानी कि उसको स्पेशल भी बना दें, तो ये भी अलाउ है। पहली तीन बातें समझ आई? ठीक, आखिरी बात करते हैं आज की। आखिरी बात है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग के साथ या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ अगर आप लिख दें बीच में नॉट नेगोशिएबल, अगर आपने बीच में लिख दिया है नॉट नेगोशिएबल, तो एक नया इफेक्ट बन जाता है। वो इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। नॉर्मली जब हम लोग नेगोशिएशन की बात करते हैं तो नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रेवल करता है, नेगोशिएट करता है, ट्रांसफर होता है। बादशाह ने
चेक बना के बाबे को दिया, बाबे ने आके अपने बेटे को दिया, यानी कि बाबे ने बेटे को निगोशिएट कर दिया। बेटे ने आगे वो चेक दुकानदार को दिया, निगोशिएशन। दुकानदार ने आगे वो चेक अपने सप्लायर को दिया, निगोशिएशन। तो निगोशिएशन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रेवल करता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए जो एक टिपिकल मिसाल ली जाती है वो है पीटीआई की और नून लीग की मिसाल। इससे जरा बात अच्छे से समझ आ जाती है। जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई में एक फीचर ये होता है कि जब उसमें कोई अच्छा सियासतदान जाता है तो वो अच्छा ही बन के बाहर आता है, यानी कि वहां पे एक अच्छा सियासतदान अच्छा ही रहता है। मगर वहां पे जब एक बुरा सियासतदान जाता है तो वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। एक बुरा सियासतदान जब पीटीआई को ज्वाइन करता है तो पीटीआई एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो कि हर बुरे सियासतदान को अच्छा सियासतदान बना देता है। और अगर मैं नून लीग की बात करूं तो नून लीग में अगर कोई अच्छा बंदा जा रहा है तो वो अच्छा ही है, और अगर कोई बुरा बंदा जा रहा है तो वो बुरा ही है। यानी कि नून लीग के पास वो वाला वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं है जो कि पीटीआई के पास है। पीटीआई वाले हर खराब शख्स को उठा के अच्छा पोर्ट्रे कर देते हैं, मगर नून लीग में अगर कोई सियासतदान बुरा है तो वो बुरा ही है। ये पीटीआई ये है नेगोशिएशन, या आप कह लें निगोशिएबल। पीटीआई क्या है? निगोशिएबल। और नून लीग क्या है? नून नेगोशिएबल, यानी कि नॉट नेगोशिएबल। नून लीग क्या है? नॉट नेगोशिएबल। अब ये कॉन्सेप्ट समझना। हर चेक के अंदर एक फीचर होता है निगोशिएशन का। हर चेक के अंदर निगोशिएबल का एक फीचर मौजूद होता है। ये फीचर क्या कहता है कि अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चेक ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर बीच में फर्ज करें ये चेक चोरी हो जाए, अगर बीच में फर्ज करें यहाँ पे ये चेक चोरी हो जाए और ये चोरी शुदा चेक आगे ट्रांसफर हो जाए और इसने मासूमियत में वो चेक ले लिया हो तो इसको गुड टाइटल ही ट्रांसफर होता है। यानी कि चोरी वाला चेक अगर मैं आगे भेज दूं तो ये पीटीआई बन जाता है। बुरा टाइटल आया था, जब ट्रांसफर हुआ तो इसको अच्छा टाइटल मिल गया। ये पीटीआई है। और ये कॉन्सेप्ट है निगोशिएशन का। निगोशिएशन क्या है कि खराब टाइटल को साफ टाइटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। शर्त ये है कि जिस बंदे ने वो चेक एक्सेप्ट किया हो खराब वाले बंदे से, उसने मासूमियत में वो चेक एक्सेप्ट किया हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निगोशिएशन या निगोशिएबल कॉन्सेप्ट। ये पीटीआई कॉन्सेप्ट। अगर मैं चेक बनाते हुए लिख दूं नॉट निगोशिएबल, फिर क्या होगा? फिर ये पीटीआई से कन्वर्ट होकर नून लीग बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर चोरी हुआ हुआ चेक है और अगले बंदे को ये ट्रांसफर हो रहा है तो उसको अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा, इसको बुरा टाइटल ही ट्रांसफर होगा, बेशक उसने मासूमियत में ही ना लिया हो। तो नॉर्मली चेक के अंदर ये फीचर होता है नेगोशिएशन का। बट अगर मैं यहाँ पे लिख के ये फीचर खत्म कर दूं तो ये देखिए ए से बी को गया गुड टाइटल, बी से सी को गया गुड टाइटल, सी से ये चेक चोरी हो गया। और चोरी किसने किया? बी ने और डी ने। तो डी के पास है बैड टाइटल। डी ने जब ई को दिया तो ई के पास चूंकि नेगोशिएशन पावर थी उस चेक में तो ये बन गया गुड टाइटल। इसी तरह आगे जो फॉरवर्ड हुआ होगा एफ को वो भी गुड टाइटल होगा। बट अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि चेक पे लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएशन या नॉट नेगोशिएबल,
तो जिस बंदे को ये चेक मिल रहा है उसको डिटेल से देखना पड़ेगा, उसको छानबीन करनी पड़ेगी कि उससे पीछे ये चेक पे टाइटल साफ आ रहा है या खराब आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है और पिछला टाइटल खराब है तो उसको भी खराब टाइटल ही मिलेगा, वो भी कसूरवार माना जाएगा। तो ये एक चौथी किस्म है जो कि बाकियों से हटके है, नॉट नेगोशिएबल। इसमें हमने नेगोशिएशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया और अब बुरा टाइटल बुरा ही है और साफ टाइटल साफ ही है। बुरे को साफ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बेशक अगले बंदे ने मासूमियत में ही वो चेक कबूल किया हो। पॉइंट समझ आ गया? अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो फिर हम उसको किताब से देख लेते हैं। नॉट निगोशिएबल को आप नून निगोशिएबल भी याद रख सकते हैं, यानी कि नून लीग। इसमें अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा है। मगर पीटीआई में बुरे को अच्छा करने की ताकत है, उनके पास वॉशिंग पाउडर निरमा मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वॉशिंग पाउडर निरमा क्या है, तो ये गूगल करके चेक कीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी क्या है वॉशिंग पाउडर निरमा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? किताब से देखें, किताब कुछ कहना चाह रही है। जी किताब, किताब ने कहा इसका इफेक्ट क्या है। अ होल्डर विद अ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट गिव अ गुड टाइटल टू सब्सिक्वेंट होल्डर, यानी कि नून लीग। जो बुरा है वो बुरा है, जो डिफेक्टिव है वो आगे गुड टाइटल नहीं दे सकता, वो डिफेक्टिव टाइटल ही देगा। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी, इट ओनली टेक्स अवे द फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे कि ये चेक आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप ये चेक आगे नहीं दे सकते, आप दें। मगर याद रखें कि अगर बुरा टाइटल है वो बुरा ही रहेगा और एक अच्छा टाइटल है तो वो अच्छा ही रहेगा। तो ये इफेक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, टाइप्स का पता होना चाहिए और क्रॉसिंग कैसे करनी है ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको ये टेबल भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये आप एक दफा पढ़ लेना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। ठीक, तो जनाब दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग पेमेंट के ऊपर बात करेंगे और पेमेंट के ऊपर बात करके ये हमारा एरिया वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्रॉसिंग को आपने याद कर लेना आज ही के आज, ताकि ये मसला ना बने। तो सवाल वगैरह हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं कल मजीद बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।